आज हम देखते हैं कामकाजी हिंदी एवं पत्रकारिता के अंतर्गत इकाई 1 में सृजनात्मक भाषा हो चुका है। अब संचार भाषा देखेंगे, है ना। हिंदी के विभिन्न रूप में सृजनात्मक भाषा पढ़ चुके हैं। आज हम संचार भाषा पढ़ेंगे। तो संचार भाषा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं संचार का अर्थ। जैसा कि आप जानते हैं, संचार का सामान्य अर्थ है संदेश को फैलाना अथवा प्रसारण करना। संचार भाषा का तात्पर्य संचार के लिए प्रयुक्त भाषा से है। हम जानते हैं संचार मतलब क्या होता है ना, संदेशों का या संदेश को फैलाना या उनका प्रचार प्रसार करना। तो संचार का अर्थ है, संचार का सामान्य अर्थ है संदेश को फैलाना अथवा प्रसारण करना। संचार भाषा का तात्पर्य संचार के लिए प्रयुक्त भाषा से है। सामान्य जन हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संचार भाषा है। ठीक है, सामान्य जन अर्थात जनसाधारण द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संचार भाषा है। संचार भाषा वह है जो देश के संचार साधनों में प्रयुक्त की जाती है और यही संपूर्ण देश को भी एक सूत्र में बांधती है। संचार माध्यमों में भाषा की प्रकृति सहज, सरल तथा स्वाभाविक होती है। इनके वाक्य छोटे छोटे होते हैं जिनका मनुष्य अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करता है। ये होता है संचार का अर्थ। ठीक है, तो संचार भाषा वह है जो देश के संचार साधनों में प्रयुक्त की जाती है और यही संपूर्ण देश को भी एक सूत्र में बांधती है। कौन बांधती है? संचार भाषा बांधती है। संचार माध्यमों में भाषा की प्रकृति सहज, सरल तथा स्वाभाविक होती है। इनके वाक्य छोटे छोटे होते हैं जिनका मनुष्य अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिकी विद्वान पर्सिंग के अनुसार इन्होंने क्या लिखा है कि संचार वह है जिसमें लिखित, मौखिक एवं शब्द रहित संदेशों को भेजने तथा प्राप्त करने से जुड़े सभी तत्व शामिल हैं। ठीक है, संचार वह है जिसमें लिखित, मौखिक एवं शब्द रहित संदेशों को भेजने तथा प्राप्त करने से जुड़े सभी तत्व शामिल हैं। इस प्रकार संचार एक ऐसा माध्यम है जिसमें संदेश अधिक होता है तथा संदेश प्राप्तकर्ताओं की मात्रा भी अधिक होता है। जिसने युग परिवर्तन किया है, विश्व में कहीं भी कोई घटना हो, हमें पल भर में उसकी जानकारी मिल जाती है। किसके माध्यम से मिल जाती है? संचार भाषा के माध्यम से मिल जाती है। अब देखते हैं जन संचार अथवा मीडिया अथवा जनसंचार के रूप। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि संचार भाषा के रूप क्या हैं, या मीडिया के रूप क्या हैं, या जनसंचार के रूप। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। हम संचार भाषा के अंतर्गत भी सभी टॉपिक को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे, है ना, और पूछे तो छूटे मत। तो संचार अथवा मीडिया अथवा जनसंचार के रूप में पहला आता है शब्द संचार, है ना, शब्द संचार माध्यम। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें आदि आते हैं। ठीक है, शब्द संचार माध्यम शब्दों के माध्यम से होता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें आदि आते हैं। दूसरा देखते हैं श्रव्य संचार माध्यम। श्रव्य संचार माध्यम के अंतर्गत रेडियो, कैसेट एवं टेप रिकॉर्डर आदि आते हैं। फिर आते हैं तीसरा दृश्य संचार माध्यम। दृश्य संचार माध्यम में दूरदर्शन, वीडियो, कंप्यूटर एवं फिल्म आदि आते हैं। ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं संचार के माध्यम। संचार के माध्यम है समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो, टीवी, दूरभाष, टेलीप्रिंटर, टेलीग्राफ, अंतरिक्ष प्रसारण, इंटरनेट आदि। ठीक है, ये संचार के माध्यम है। यहाँ पर हम संचार के रूप पढ़ रहे हैं ना। संचार के कितने रूप होते हैं? तो 3 रूप होते हैं। शब्द संचार माध्यम, श्रव्य संचार माध्यम और दृश्य संचार माध्यम। ठीक है, इनके भी उनके उदाहरण
यहाँ पर है। अब संचार के माध्यम में तीनों सम्मिलित हो जाएंगे, क्योंकि तीनों जो है संचार के माध्यम है। तो संचार के माध्यम है समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो, टीवी, दूरभाष, टेलीप्रिंटर, टेलीग्राफ, अंतरिक्ष प्रसारण और इंटरनेट आदि। अब आते हैं समाचार पत्र। क्या है समाचार पत्र? तो दैनिक समाचार पत्रों में आजकल अत्यधिक विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। इससे समाचार पत्रों के अधिकारी वर्ग को विशेष लाभ भी होता है और समाचार पत्रों की कीमत भी कम होती है। यह हम समाचार पत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना। तो समाचार पत्र क्या होती है कि दैनिक समाचार पत्रों में आजकल अत्यधिक विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। इससे समाचार पत्रों के अधिकारी वर्ग को विशेष लाभ भी होता है और समाचार पत्रों की कीमत भी कम होती है। समाचार पत्रों में प्रतिदिन देश विदेश एवं क्षेत्रीय खबरों का प्रकाशन लोगों का आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों में साहित्य, संस्कृति और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित छोटे छोटे लेख भी प्रकाशित किए जाते हैं। दूसरा आता है दूरदर्शन अर्थात टीवी। कोई भी बात देखने में ज़्यादा प्रभावशाली होती है। आज लोग घर बैठे दूरदर्शन के सहारे देश के किसी भी कोने में दृश्य घटना को देख व सुन सकते हैं। किसके माध्यम से? दूरदर्शन के माध्यम से। देखते हैं आगे। आगे हम देखते हैं सर्वप्रथम 1920 में पाश्चात्य देशों ने चित्रों को वाणी देने की शुरुआत की गई। ठीक है, सर्वप्रथम 1920 में पाश्चात्य देशों ने क्या किया था? चित्रों को वाणी देने की शुरुआत की थी, आवाज़ देने की शुरुआत हुई। 1927 में टेलीफोन लैबोरेटरीज में तार के माध्यम से दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित किया गया। सन 1937 में दूरदर्शन के कार्यक्रम को बीबीसी ने प्रारंभ किया। ठीक है, तीसरा आते हैं आकाशवाणी अर्थात रेडियो। इसके अंतर्गत आकाशवाणी एक शासकीय संस्था है। 8 जून 1936 में इस संस्था के स्थापना के अवसर पर इनका अंग्रेजी नामकरण ऑल इंडिया रेडियो पड़ा। मैसूर संस्था ने इसे आकाशवाणी की संज्ञा दी। आकाशवाणी 16 मुख्य भाषाओं, 29 आदिवासी भाषाओं तथा 48 क्षेत्रीय उपभाषाओं में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसके अतिरिक्त समाचार, शेष वार्ता, नाटक, गीत संगीत इत्यादि के कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। चौथा आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की नवीन संभावनाओं को जन्म दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज कंप्यूटर, संचार और सॉफ्टवेयर उद्योग का अत्यधिक बोलबाला है। आईटी उद्योग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों का उत्पादन करोड़ों में हुआ है। इनमें कंप्यूटर तथा सूचना एवं प्रसारण संबंधी उपकरण प्रमुख हैं। देश के कोने कोने में सूचनाओं का प्रसारण विभिन्न माध्यमों से किया जाता है, जिनमें प्रेस, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, प्रदर्शनी आदि हैं। अब देखते हैं संचार भाषा का महत्व। ठीक है, संचार भाषा का महत्व। संचार भाषा मूलतः संप्रेषण है। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट है कृत्रिम उपग्रह द्वारा भूगोल व खगोल की जानकारी। इसे हम एक लाइन भी ऐसा लिख सकते हैं और डील भी कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अगर संचार भाषा का महत्व पूछे तो इसको पॉइंट बना लेंगे आप। ठीक है, और डील भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्टकट नोट से बनाया था। तो कृत्रिम उपग्रह द्वारा भूगोल व खगोल की जानकारी है ना किससे मिलती है? संचार भाषा के माध्यम से हमें है ना कृत्रिम उपग्रह द्वारा भूगोल व खगोल की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाषा का विकास।
जैसे, है ना, संकेताक्षरों, लिपि, चिन्हों आदि के द्वारा। क्या होता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाषा का विकास। ये प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, भाषा का विकास, है ना, होता है। किससे होता है? संचार भाषा से होता है। और संचार भाषा जैसे संकेताक्षरों, जो संकेत लिखा रहता है ना, आगे टर्निंग है ना, ऊपर जो है घाट है, ऐसा करके विभिन्न लिपि के माध्यम से या चिन्हों के माध्यम से आदि का आविष्कार हो जाता है। तीसरा है कम से कम वर्णाक्षरों का प्रयोग, है ना। कम से कम वर्णाक्षरों का प्रयोग संचार भाषा में होता है। संचार भाषा में कम से कम वर्णाक्षरों का प्रयोग सर्वोत्तम संचार भाषा है। ठीक है। जैसे हिंदी और अंग्रेजी में अंग्रेजी के कम वर्णाक्षर हैं, इसी तरह वह विश्व में छा रहा है। ठीक है, इसी कारण वह विश्व में क्या हो रहा है? छा रहा है। कौन? अंग्रेजी। अब देखते हैं चौथा पॉइंट में सैटेलाइट से समाचार पत्र का मुद्रण व प्रसारण, है ना। सैटेलाइट से समाचार पत्र का मुद्रण और प्रसारण होता है। यह भी संचार का ही महत्व है। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, भारत में मैनुअल मुद्रण व हिंदी की बाध्यता। अब भारत में मैनुअल मुद्रण व हिंदी की बाध्यता कैसे है, देखते हैं। जैसे साहित्यिक हिंदी और समाचारों की हिंदी में भिन्नता है। जो साहित्यिक हिंदी होती है और समाचारों की हिंदी है, इसमें भिन्नता पाई जाती है। छठवां पॉइंट है जनजीवन को प्रभावित व हिंदी भाषा का संचार माध्यमों में प्रयुक्त होना। ठीक है, जनजीवन को प्रभावित व हिंदी भाषा का संचार माध्यमों में प्रयुक्त होना है। जैसे कैसे होता है संचार माध्यम में प्रयुक्त हिंदी भाषा का? जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी आदि की भाषा में भिन्नता होती है, क्योंकि सभी जो है संचार भाषा है और संचार भाषा में भिन्नता होती है। कौन कौन से में संचार भाषा की भिन्नता होती है? तो आकाशवाणी की भाषा भी अलग होती है, दूरदर्शन की भाषा भी अलग होती है ना। समाचार पत्र की भाषा अलग होती है, सूचना प्रौद्योगिकी आदि की भाषा में भिन्नता देखने को मिलती है। अब आते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि, ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि जो भाषा संचार साधनों के लिए प्रयुक्त की जा रही है उसे संचार भाषा कहते हैं। भाषा राजनीति की वस्तु नहीं, समाज की संपत्ति होती है, और जब समाज उसे अपनी मुहर लगा देता है तब वह भाषा ही राष्ट्रभाषा अथवा संपर्क भाषा कहलाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया लिखने के तौर तरीके से संचार भाषा का आंसर। ठीक है, संचार भाषा क्या है समझाइए, संचार भाषा पर टिप्पणी लिखिए, संचार भाषा को संक्षेप में लिखिए, या संचार भाषा पर सारगर्भित नोट्स बनाइए या निबंध लिखिए। जो भी पूछता है तो आप इस तरह से इसको बना देंगे जैसा कि मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं, फिर इसका डिटेल चलते हैं। ठीक है, इसमें मैंने टाइपिंग किया था कि संचार भाषा का अर्थ, है ना। संचार भाषा का अर्थ आपको बता देना है कि संचार का सामान्य अर्थ है संदेश को फैलाना अथवा प्रसारण करना। संचार भाषा का तात्पर्य संचार के लिए प्रयुक्त भाषा से है। फिर सामान्य जन हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संचार भाषा है, एक कोटेशन लिख देना है। उसके बाद संचार भाषा को थोड़ा डिटेल करके समझा देना है कि एक्चुअल में संचार का अर्थ क्या है। तो संचार भाषा वह है जो देश के संचार साधनों में प्रयुक्त की जाती है और यही संपूर्ण देश को भी एक सूत्र में बांधती है। संचार माध्यमों में भाषा की प्रकृति सहज, सरल तथा स्वाभाविक होती है। इनके वाक्य छोटे छोटे होते हैं जिनका मनुष्य अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करता है। ठीक, अब आते हैं एक विद्वान की परिभाषा। अमेरिकी विद्वान पार्सिंग के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि संचार वह है जिसमें लिखित, मौखिक एवं शब्द रहित संदेशों को भेजने तथा प्राप्त करने से जुड़े सभी तत्व शामिल हैं, है ना। इनका अर्थ यह है कि इस प्रकार संचार एक ऐसा माध्यम है जिसमें संदेश अधिक होता है तथा संदेश प्राप्तकर्ताओं की मात्रा भी अधिक होता है।
जिसने युग परिवर्तन किया है। विश्व में कहीं भी कोई घटना हो, हमें पल भर में उसकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इस कोटेशन का अर्थ ऐसा है एक्चुअल में। ठीक है, ये अमेरिकी विद्वान पार्सिंग जो है, जो यहाँ पर परिभाषा दिया है, ठीक है, इसका अर्थ जो है इस प्रकार है ना। आप लोग अर्थ ऐसा परिभाषा लिखकर अगला लिखना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, परिभाषा लिखने के बाद एक्चुअल में परिभाषा क्या कहना चाहता है उसके बारे में भी एक या दो लाइन आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप किया है। फिर आते हैं संचार या मीडिया या जनसंचार के रूप। इसमें आप संचार या जनसंचार के रूप लिख सकते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो 3 प्रकार के होते हैं। शब्द संचार माध्यम, श्रव्य संचार माध्यम और दृश्य संचार माध्यम। इनके उदाहरण भी आप, है ना, हल्के शब्दों में या छोटे छोटे लाइन में लिख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें आदि आते हैं। किसके अंतर्गत? शब्द संचार माध्यम के अंतर्गत। फिर शब्द संचार माध्यम के अंतर्गत रेडियो, कैसेट एवं टेप रिकॉर्डर आदि आते हैं। और दृश्य संचार माध्यम के अंतर्गत दूरदर्शन, वीडियो, कंप्यूटर एवं फिल्म आदि आते हैं। फिर आते हैं संचार के माध्यम। तो संचार के माध्यम हमने जान लिया है कि कौन कौन से माध्यम है संचार में, है ना। समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो, टीवी, दूरभाष, टेलीप्रिंटर, टेलीग्राफ, अंतरिक्ष प्रसारण, इंटरनेट आदि। यहाँ पर मैंने जो संचार के माध्यम बताए हैं, है ना, समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो, टीवी, दूरभाष, टेलीप्रिंटर, टेलीग्राफ, अंतरिक्ष प्रसारण, इंटरनेट आदि, इन सब के बारे में आप जानते हैं। तो थोड़ा है ना डिटेल करते जाना, जिससे जांचकर्ता को लगे कि हाँ भाई ये सब संचार के माध्यम हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डील किया है कि समाचार पत्र क्या है कि दैनिक समाचार पत्रों में आजकल अत्यधिक विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। इससे समाचार पत्रों के अधिकारी वर्गों को भी विशेष लाभ होता है और समाचार पत्रों की कीमत भी कम होती है। फिर समाचार पत्रों में प्रतिदिन देश विदेश एवं क्षेत्रीय खबरों का प्रकाशन लोगों का आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों में साहित्य, संस्कृति और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित छोटे छोटे लेख भी प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप अखबार पढ़ते हैं तो साहित्य और संस्कृति तथा सांस्कृतिक विषयों में भी छोटे छोटे लेख हमें पढ़ने और देखने को मिल जाता है। फिर आते हैं दूरदर्शन जो टीवी है, तो कोई भी बात देखने से ज़्यादा प्रभावशाली होती है जब लोग घर बैठे दूरदर्शन के सहारे देश के किसी भी कोने में दृश्य घटना को देख व सुन सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपना नेक्स्ट। तो सर्वप्रथम 1920 में पाश्चात्य देशों ने क्या किया था कि चित्रों को आवाज़ देने की शुरुआत की गई। कब? 1920 में। फिर 1927 में टेलीफोन लेबोरेटरीज के तार के माध्यम से दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित किया गया। फिर 1937 में दूरदर्शन के कार्यक्रमों को बीबीसी ने प्रारंभ किया। फिर तीसरा आकाशवाणी रेडियो। ठीक है, आकाशवाणी एक शासकीय संस्था है जो 8 जून 1936 में इस संस्था की स्थापना के अवसर पर इसका अंग्रेजी नामकरण ऑल इंडिया रेडियो पड़ा। मैसूर संस्था ने इसे आकाशवाणी की संज्ञा दी है। ठीक है, आकाशवाणी के बारे में ऐसे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, कब हुआ, कितने प्रकाशन है, कितने चैनल हैं आदि आदि, तो मैंने यहाँ पर, है ना, 4 लाइन में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो आकाशवाणी अर्थात रेडियो 16 मुख्य भाषाओं, 29 आदिवासी भाषाओं तथा 48 क्षेत्रीय उपभाषाओं में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसके अतिरिक्त समाचार, शेष वार्ता, नाटक, गीत संगीत इत्यादि के कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। फिर चौथा पॉइंट है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी में आप लिख सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक जीवन की नवीन संभावनाओं को जन्म दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज कंप्यूटर, संचार और सॉफ्टवेयर उद्योग का अत्यधिक बोलबाला है। फिर आईटी, है ना, उद्योग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों का उत्पादन करोड़ों में हुआ है। इनमें कंप्यूटर तथा सूचना एवं प्रसारण संबंधी उपकरण प्रमुख हैं। देश के कोने कोने में सूचनाओं का प्रसारण विभिन्न माध्यमों से किया जाता है।
जिनमें प्रेस, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, प्रदर्शनी आदि हैं। देखते हैं अब संचार भाषा का महत्व। तो संचार भाषा के महत्व में संचार भाषा मूलतः संप्रेषण है। पहला पॉइंट, कृत्रिम उपग्रह द्वारा भूगोल व खगोल की जानकारी। दूसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाषा का विकास, जैसे संकेताक्षरों, लिपि, चिन्हों आदि। तीसरा, कम से कम वर्णाक्षरों का प्रयोग। इसमें संचार भाषा में कम से कम वर्णाक्षरों का प्रयोग सर्वोत्तम संचार भाषा है। ठीक है, अब सर्वोत्तम संचार भाषा जैसे हिंदी और अंग्रेजी में अंग्रेजी के कम वर्णाक्षर हैं, इसी कारण वह विश्व में छा रहा है। चौथा, सैटेलाइट से समाचार पत्र का मुद्रण और प्रसारण। पांचवा, भारत में मैनुअल मुद्रण व हिंदी की बाध्यता। ठीक है, मैनुअल क्लास बोलते हैं ना, तो मैनुअल मुद्रण। ठीक है, अब देखते हैं जैसे साहित्यिक हिंदी और समाचारों की हिंदी में भिन्नता है। छठवा है जनजीवन को प्रभावित व हिंदी भाषा का संचार माध्यम में प्रयुक्त होना। ठीक है, जनजीवन को प्रभावित व हिंदी भाषा का संचार माध्यम में प्रयुक्त होना कैसे प्रयुक्त हो रहा है, जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी आदि की भाषा में भिन्नता है। फिर आप निष्कर्ष लिख देना। निष्कर्ष में कुछ सारांश बातें जो मुख्य मुख्य हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जो भाषा संचार साधनों के लिए प्रयुक्त की जा रही है उसे संचार भाषा कहते हैं। भाषा राजनीति की वस्तु नहीं, समाज की संपत्ति होती है, और जब समाज उसे अपनी मुहर लगा देता है तब वह भाषा ही राष्ट्रभाषा अथवा संपर्क भाषा कहलाई जाती है। ठीक, ये हुआ आपका संचार भाषा। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, इकाई के अंतर्गत हिंदी के विभिन्न रूप में सृजनात्मक भाषा पढ़ ली, संचार भाषा हो गया। अब हम राजभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, राजभाषा के बाद फिर माध्यम भाषा। तो राजभाषा को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या होता है राजभाषा। इसी में ठीक है, राजभाषा क्या होता है राजभाषा। तो राजभाषा का अर्थ, राजभाषा अंग्रेजी के ऑफिशियल लैंग्वेज का पर्याय है। ठीक है, तो राजभाषा अंग्रेजी के ऑफिशियल लैंग्वेज का पर्याय है। यह एक पारिभाषिक शब्द है जिसका एक निश्चित अर्थ है, सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा। ठीक है, राजभाषा। ठीक है, राजभाषा नाम से स्पष्ट है, कौन सा राज है ना, भारत। राजभाषा, ठीक है, राज की भाषा। तो राजभाषा का अर्थ है, राजभाषा अंग्रेजी के ऑफिशियल लैंग्वेज का पर्याय है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द मतलब जिसका एक निश्चित अर्थ होता है ना, जैसे सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा। देखते हैं आगे। यहाँ पर डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मिश्र के अनुसार क्या कहा है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। तो जो भाषा किसी राज्य के सरकारी कार्यों में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। इन्होंने कहा है कि डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है, जो भाषा किसी राज्य के सरकारी कार्यों में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। जब कोई भाषा अथवा विभाषा राज्य द्वारा अपने कार्यों के लिए स्वीकृत कर ली जाती है तो वह राजभाषा कहलाती है। भाषा एवं विभाषा ही राजभाषा बन सकती है। बोली में राजभाषा बनने की क्षमता नहीं होती और न ही उसकी लिपि होती है। राजकाज एकरूपता एवं लिपि के अभाव में नहीं चल सकता। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर द्वारिका प्रसाद जी ने क्या कहा था कि जो भाषा किसी राज्य के सरकारी कार्यों में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि जब कोई भाषा अथवा विभाषा राज्य द्वारा अपने कार्यों के लिए स्वीकृत कर ली जाती है तो वह राजभाषा कहलाती है। भाषा एवं विभाषा ही राजभाषा बन सकती है। बोली में राजभाषा बनने की क्षमता नहीं होती और न ही उसकी लिपि होती है। राजकाज एकरूपता एवं लिपि के अभाव में नहीं चल सकता। ठीक है, फिर यही कारण है कि मुसलमानों के शासनकाल में अरबी फारसी राजभाषा थी
और अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी राजभाषा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखते हैं आगे। राजभाषा उसी देश या प्रदेश की भाषा हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, राजा अथवा शासक अपनी सुविधा की दृष्टि से ही किसी भाषा अथवा विभाषा को राजभाषा बना सकती है। भारतीय संविधान के अध्याय 17 अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी। इसका आशय यह है कि संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आदि तीनों प्रमुख अंगों के कार्यकलाप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं राजभाषा की संवैधानिक स्थिति के बारे में। तो राजभाषा अधिनियम 1976 28 जून 1976 को राजभाषा अधिनियम जारी किया गया है। हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए 12 नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से कुछ नियम संक्षेप में इस प्रकार हैं। ठीक है, तो राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, ये भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि राजभाषा की संवैधानिक स्थिति पर विचार स्पष्ट कीजिए, तो आप ऐसा संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो राजभाषा अधिनियम 1976, ठीक है, तो 28 जून 1976 को राजभाषा अधिनियम जारी किया गया है। हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए 12 नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से कुछ नियम संक्षेप में इस प्रकार हैं। पहला, यह केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में लागू होंगे। ठीक है, दूसरा है, यह केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के पत्र हिंदी भाषा भाषी 7 प्रदेशों, है ना, ये 7 प्रदेश कौन है हिंदी भाषा भाषी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, इसको मैं इसलिए ऐसा लिखा हूँ, आप लोग ऐसा लिखना एग्जाम में, है ना, लाइन से मैं ऊपर से नीचे लिख दिया हूँ ताकि आपको वो याद करने में आसानी हो। ठीक है, दूसरा नियम यह है कि यह केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के पत्र हिंदी भाषा भाषी 7 प्रदेशों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को हिंदी में पत्र भेजे जाएंगे। ठीक है, यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा। उक्त राज्यों को का क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, इन राज्यों को, है ना, हिंदी प्रदेशी राज्यों को क्या है, का क्षेत्र में शामिल किया गया है। अब आते हैं तीसरा है केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के पत्र, है ना, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के पत्र कहाँ कहाँ हैं? पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित प्रदेशों को पत्र हिंदी में भेजे जाएंगे। इन राज्यों को ख क्षेत्रों में शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो संघ शासित प्रदेशों को पत्र हिंदी में भेजे जाएंगे। ठीक है, इन राज्यों को ख क्षेत्र में शामिल किया गया है। यदि कोई व्यक्तिगत पत्र है तो वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भेजा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं चौथा, अहिंदी भाषी राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, तमिल, आंध्र प्रदेश के किसी कार्यालय या व्यक्ति को अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। ठीक है, व्यक्ति को अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। अहिंदी भाषी राज्यों को, है ना, ग क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि किस कौन से प्रदेश को जो है का क्षेत्र के अंतर्गत रखा है और कौन से प्रदेश को खा क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। ठीक है, ये प्रतियोगिता एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि अहिंदी भाषी राज्यों जैसे, है ना, जिसमें हिंदी नहीं बोला जाता, केरल, कर्नाटक, तमिल, आंध्र प्रदेश के किसी कार्यालय या व्यक्ति को अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वह हिंदी नहीं जानते प्रायः। अहिंदी भाषी राज्यों को ग क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं राजभाषा के अंतर्गत।
पांचवा है केंद्रीय सरकार के ख तथा ग क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के बीच पत्र का आचार विचार हिंदी अथवा अंग्रेजी में हो सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार के ख तथा ग क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के बीच है ना पत्र का आचार विचार हिंदी तथा अंग्रेजी में हो सकते हैं। छठवां नियम है हिंदी में प्राप्त पत्र आदि का उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी में प्राप्त पत्र आदि का उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे। सातवां नियम है कि केंद्रीय सरकार द्वारा सभी कार्यालयों की मैनुअल संहिताएं और अन्य प्रक्रियाएं हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप से तैयार किए जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय सरकार द्वारा सभी कार्यालयों की मैनुअल संहिताएं ठीक और अन्य प्रक्रियाएं हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप से तैयार किए जाएंगे। आठवां नियम है कि प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उक्त नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, कौन किसका कर्तव्य है यह? हाँ, तो प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी का यह कर्तव्य है। ठीक है, नौवां नियम है तो संविधान के अनुच्छेद 351 में तो एक ऐसी हिंदी के विकास करने के लिए निर्देश दिए गए हैं जो भारत के सामाजिक संस्कृति के सभी तथ्यों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 351 में एक ऐसी हिंदी के विकास करने के लिए निर्देश दिए गए हैं जो भारत के सामाजिक संस्कृति के सभी तथ्यों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। फिर आते हैं राजभाषा की भूमिका। ठीक है, राजभाषा की भूमिका में देखते हैं कि सरकार व जनता के बीच संपर्क है ना। राजभाषा की भूमिका क्या होती है? ठीक है, जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है, राजभाषा है। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में जो अंग्रेजी राजभाषा थी, ठीक है, उसकी भूमिका क्या है? तो राजभाषा की भूमिका क्या क्या हो सकती है? तो सरकार व जनता के बीच संपर्क। ठीक है, शासन में राजभाषा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वह सरकार और जनता के बीच संपर्क स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। ठीक है, मैं यहाँ पर डील करके छोड़ दिया हूँ, ऐसा डील करना है एक एक लाइन। ठीक है, मैं एक लाइन डील करके बता दिया हूँ कि सरकार व जनता के बीच संपर्क है ना। राजभाषा की भूमिका में पहला पॉइंट सरकार व जनता के बीच संपर्क। इसमें हम डील कर सकते हैं कि शासन में राजभाषा की एक निश्चित महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वह सरकार और जनता के बीच संपर्क स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। दूसरा पॉइंट है आपका कि सरकार की नीतियों की जानकारी। ठीक है, राजभाषा की भूमिका यह होती है कि सरकार की नीतियों की जानकारी होती है। फिर तीसरा पॉइंट है जनता का शासन में भागीदारी। चौथा पॉइंट है जन कल्याण संबंधी सूचना। पांचवा पॉइंट है जन आस्था व सरकार का उत्तरदायित्व। छठवां पॉइंट है हिंदी का आधिकारिक प्रयोग। सातवां है केंद्र व राज्यों के बीच संपर्क। आठवां पॉइंट है बहुउद्देशीय कार्य। और पॉइंट नंबर 9 है राजभाषा का विकास तथा प्रसार। ठीक, ये आप लोग इसमें गागर में सागर भर सकते हैं, मैं नोट्स बना दिया हूँ। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर राजभाषा की विशेषताएं। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है कि राजभाषा की विशेषताएं पूछता है। ठीक है, राजभाषा की भूमिका भी पूछ लेता है। तो राजभाषा की विशेषताएं क्या है? तो राजभाषा की एक लिपि होती है जो परिनिष्ठित व शुद्ध होती है। दूसरा है यह भाषा पूर्ण विकसित भाषा होती है। तीसरा, राजभाषा में व्यापक साहित्यिक रचना होती है। चौथा, यह संपर्क भाषा होती है जो जनजीवन को प्रभावित करती है। कौन? राजभाषा की विशेषताएं में। ठीक है, पांचवा पॉइंट है यह शिष्ट परिमार्जित एवं व्याकरण सम्मत होता है। ठीक है, कौन? राजभाषा। छठवा है यह प्रशासनिक कार्यों में उपयोग होने के कारण राजभाषा कहलाती है। सातवां है इस भाषा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।
8वां पॉइंट, भाषा अथवा विभाषा ही राजभाषा बन सकती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, बोली में राजभाषा बनने की क्षमता नहीं होती। ये है राजभाषा की विशेषताएं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि राजभाषा के स्वरूप या प्रकृति। ये भी पूछता है कि राजभाषा के स्वरूप को बताइए या राजभाषा की प्रकृति को समझाइए। ठीक है। तो राजभाषा के स्वरूप या प्रकृति में मैंने पॉइंट बनाया है। पहला पॉइंट है सुनिश्चित लिपि। सुनिश्चित लिपि के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि राजभाषा की अपनी एक सुनिश्चित लिपि होती है। लिपि के अभाव में राजकाज नहीं चल सकता। ठीक है। भारतीय संविधान ने राजभाषा हिंदी की देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में मान्यता दी है। अतः केंद्र सरकार के सारे नियम, अधिनियम, परिपत्र, आदेश, सूचनाएं देवनागरी लिपि में ही प्रकाशित, प्रसारित एवं प्रसारित होते हैं। ठीक है, सुनिश्चित लिपि। दूसरा है कार्यालयीन भाषा। राजभाषा राज्य के कार्यालयों की भाषा होती है जो शुद्ध व्याकरण के नियमों से परिमार्जित एवं परिनिष्ठित होता है। ठीक है। तीसरा है राजभाषा का प्रयोग। अब राजभाषा के प्रयोग में क्या लिख सकते हैं? ठीक है। हाँ, तो राजभाषा का प्रयोग शिक्षण, समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा साहित्य के क्षेत्र में होता है। इसके अतिरिक्त संसद के विधानसभाओं की कार्यवाही तथा विधेयकों को बनाने हेतु होता है। अब आते हैं चौथा पॉइंट, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। अतः भाषा मनुष्य की पैतृक संपत्ति नहीं है ना। ये क्या है? राजभाषा के स्वरूप या प्रकृति। ठीक है। इसमें चौथा पॉइंट क्या है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। अतः भाषा मनुष्य की पैतृक संपत्ति नहीं है। पांचवा है परंपरागत भाषा। मनुष्य परंपरा से चली आ रही भाषा का ही उपयोग करता आ रहा है। अतः भाषा अपनी एक विशेषता ग्रहण कर लेता है। छठवा है भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं। ठीक है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। यह समय के अनुसार बदलता रहता है। जैसे शब्द है ना, ये शब्द में ये वाला सा है, ऐसा करके एक सा ऐसा बनाते थे, ऐसा। ठीक है, ये वाला सा जो लुप्त होकर ये वाला सा में परिवर्तित हो गया है। ठीक है। सातवां है भाषा सामाजिक वस्तु। तो भाषा का जन्म तथा विकास समाज में होता है और उसका प्रयोग भी समाज में होता है। अतः भाषा एक सामाजिक वस्तु है। यह है राजभाषा का स्वरूप या उसकी प्रकृति। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 8 है, तो भाषा परिवर्तनशील। भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहा जाता है। ठीक है, भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहा जाता है। लिखित रूप तो उसके पीछे पीछे चलता है। मौखिक भाषा को व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है, परंतु अनुसरण हमेशा अपूर्ण होता है। यही कारण है कि भाषा सदैव परिवर्तनशील होता है। ठीक है, भाषा सदैव परिवर्तनशील होता रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, राजभाषा या राष्ट्रभाषा या कार्यालयीन भाषा या हिंदी के संदर्भ में उसकी उपयोगिता या उपादेयता या कार्य या महत्व। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। इसलिए देखो, राजभाषा पूछ सकता है या इसी को राष्ट्रभाषा पूछ सकता है या कार्यालयीन भाषा पूछ सकता है या हिंदी के संदर्भ में उसकी उपयोगिता या उपादेयता या कार्य या महत्व किसके? राजभाषा के या राष्ट्रभाषा के। तो इनका सबका आंसर एक ही है ना। आपको घुमाने के लिए कार्यालयीन भाषा की कार्य बताइए या कार्यालयीन भाषा हिंदी के संदर्भ में उसके महत्व बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए ऑब्लिक में कर दिया हूँ। ठीक है, देख लेना नोट सकूँ। तो इसका अर्थ पहला पॉइंट मैं बनाया हूँ
कि राजभाषा या राष्ट्रभाषा या कार्यालयीन भाषा या हिंदी के संदर्भ में उसकी उपयोगिता या उपादेयता या कार्य या महत्व इस प्रकार है। ठीक है, पहला पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति का साधन है ना। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन, आत्म, अध्यात्म और विश्व को पहचानने की सामर्थ्य रखते हैं, अतः यह ज्ञान प्राप्ति का साधन है। दूसरा है विचार विनिमय का साधन। ठीक है, इसमें आप डील कर सकते हैं, भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है, भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, विचार विनिमय का साधन। तीसरा है सामाजिक प्रगति का साधन। इसमें आप डील कर सकते हैं कि भाषा के माध्यम से ही समाज प्रगति करता है। भाषा जितनी विकसित होगी समाज उतना ही विकासशील होगा, अतः भाषा सामाजिक प्रगति का साधन है। चौथा है शिक्षा की प्रगति का साधन। तो भाषा शिक्षा का आधार है। सभी ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ भाषा में ही लिपिबद्ध होते हैं, अतः भाषा शिक्षा की प्रगति का, ठीक है, अतः भाषा शिक्षा की प्रगति का साधन है। पांचवा पॉइंट है कि राष्ट्र की एकता का आधार। ठीक है, तो राष्ट्र की एकता का आधार क्या है कि भाषा राष्ट्र की एकता का आधार है। समस्त राष्ट्र के प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से ही होता है, अतः भाषा राष्ट्र की एकता का आधार है, जो समस्त जन समुदाय को एकता के सूत्र में बांधे रखता है। ठीक है, देख लेना, समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना। फिर आते हैं राजभाषा का विरोध व वर्तमान स्थिति। ठीक है, जो राजभाषा का विरोध व वर्तमान स्थिति क्या है इसको देख लेते हैं। तो इसमें मैंने पहला पॉइंट बनाया है कि राजभाषा का विरोध और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो स्वतंत्रता पूर्व संपर्क भाषा है ना, पहला पॉइंट है स्वतंत्रता पूर्व संपर्क भाषा। इसमें भारतीय संविधान में जब हिंदी को राजभाषा के स्थान प्राप्त हुआ तो देश में सर्वत्र खुशी की लहर दौड़ गई। स्वतंत्रता पूर्व देश के सभी नेता इस भाषा को संपर्क भाषा मानते थे। उनमें से कुछ आज़ादी के बाद बदल गए। ठीक है, कौन बदल गए? ये नेता बदल गए। ठीक है, फिर आते हैं भाषा की राजनीति। संविधान में राजभाषा की घोषणा होते ही निहित स्वार्थ साधना के कारण भाषा की राजनीति करने लगे हैं। ठीक है, जो वर्तमान स्थिति में भी प्रासंगिक है। फिर आते हैं तीसरा पॉइंट, हिंदी साम्राज्यवाद। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि राजभाषा हिंदी को स्वीकार करना मतलब हिंदी साम्राज्यवाद की दास्ता को स्वीकार करना है। ठीक है, चौथा पॉइंट मैंने बनाया है भाषाई समिति। इसके अंतर्गत भाषाई समिति ने 15 वर्षों अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी को भी राजभाषा की मान्यता प्रदान की। ठीक है, अब देखते हैं दो राजभाषा। पांचवा पॉइंट है दो राजभाषा। इसमें भारत सरकार का एकमात्र ऐसा है ना, भारत संसार का एक ऐसा देश है जहां दो भाषाएं राजभाषा घोषित हैं। ठीक है, फिर छठवां पॉइंट है केंद्र राज्यों के बीच संपर्क की भूमिका। ठीक है, ये जो राजभाषा का विरोध और उसकी वर्तमान स्थिति ये है कि केंद्र राज्यों के बीच संपर्क की भूमिका हिंदी को सौंपा गया, अर्थात हिंदी भाषा को सौंपा गया है। नेक्स्ट देखते हैं निष्कर्ष। ठीक, तो निष्कर्ष में हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि राजभाषा अर्थात कार्यालयीन भाषा या हिंदी का उपयोग प्रशासनिक, संचार, वित्त एवं वाणिज्य, मशीनी व विधि में किया जाता है। कार्यालयीन भाषा में इसे स्वीकार किया गया है जिससे प्रारूपण में कठिनाई ना हो। ठीक है, थार्नडाइक ने ठीक ही कहा है, भाषा एक कौशल है और उसकी विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हुआ राजभाषा। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे माध्यम भाषा। ठीक है, लिंक लैंग्वेज। आज के लिए
इतना, किसी को कुछ डाउट लगे तो पूछ लेना। ठीक, जय हिंद।